can we say categorically that NDTV will be a credible, independent global network. Mr. Adani buys coal in Indonesia, and by the time the coal arrives in India, its price doubles. I must say that the growth of the Adani Group has been truly astonishing. Little over a decade, you have become India's largest private sector power producer and generator in renewables. गौतम अडानी भारत के सबसे ज्यादा हेट किए जाने वाले लोगों में से एक हैं। उनके बारे में नफरत फैलाने के लिए हर दिन इंडिया में कई लेख, पोस्ट एंड मीम्स बनते हैं। पर आखिर क्यों? इंडिया में तो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने मुंद्रा पोर्ट्स के थ्रू इंडियन ट्रेड को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया एंड ग्रीन एनर्जी में भी वो सबसे आगे हैं। साथ ही मुंबई, दिल्ली एंड अहमदाबाद जैसे बड़े एयरपोर्ट्स भी उनके अंडर में आते हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ सच है या ये बस एक दिखावे का इमेज है जो उन्होंने क्रिएट करा है? गौतम अडानी ने अपने ऊपर लगे एलिगेशन को हटाने के लिए $1 मिलियन खर्च करे एंड वो हमेशा न्यूज में भी रहते हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन क्या आपने रियल लाइफ में कभी गौतम अडानी की तारीफ करते हुए लोग देखे हैं? कुछ एक दशक पहले लोग असल में उन्हें पसंद करते थे, पर उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस एंड स्कैम्स की वजह से अब उनकी इमेज पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। जब आप गौतम अडानी की वेल्थ को एनालाइज करते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्यों वो इंडिया के अंदर इतना ज्यादा हेट किए जाते हैं। फिर चाहे वो इस बात के लिए हो कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट को अपने फेवर में रखते हैं या इस बात के लिए कि वो इंडिया के सबसे बड़े कोल माफिया हैं। अडानी की शुरुआत होती है 2003-04 में, जब कांग्रेस गवर्नमेंट एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने की बात करती है एंड अभी जिस तरीके से अडानी को पीएम मोदी से जोड़कर देखा जाता है, ठीक उसी तरीके से उस टाइम में जीवीके ग्रुप को कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ जोड़कर देखा जाता था। उस टाइम में कांग्रेस गवर्नमेंट देश के कुछ बड़े एयरपोर्ट्स को पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को बेस बनाकर प्राइवेटाइज करने का प्लान बनाती है। लेकिन साथ ही गवर्नमेंट एयरपोर्ट में किसी भी प्रकार के मोनोपोली को रोकने के लिए एक रूल इंट्रोड्यूस करती है कि किसी भी प्राइवेट प्लेयर को 2 एयरपोर्ट्स नहीं दिए जाएंगे। फिर आपका सवाल होगा कि अडानी के पास ये 8 एयरपोर्ट्स कैसे आए? तो देखिए, 2018-19 में एयरपोर्ट्स की बेडिंग स्टार्ट होने से पहले रूल्स को बदला गया ताकि अडानी इस बेडिंग का पार्ट बन सके। सबसे पहला रूल जो चेंज किया गया वो ये कि 2019 से पहले सिर्फ वही कंपनी इस एयरपोर्ट टेंडर का हिस्सा ले सकती थी जिसे पहले से एयरपोर्ट ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस हो या उस कंपनी ने कम से कम एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया हो। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने इस रूल को चेंज कर दिया एंड अब कोई भी कंपनी बिना किसी एक्सपीरियंस के इस बेडिंग का पार्ट बन सकती थी। दूसरा रूल जो चेंज किया गया वो था 1 बिडर 1 एयरपोर्ट का रूल। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट में किसी भी प्रकार के मोनोपोली को रोकने के लिए इस रूल को इंट्रोड्यूस करा था ताकि किसी भी एक प्राइवेट कंपनी के पास 2 एयरपोर्ट्स ना जाए। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने इस रूल को भी चेंज कर दिया एंड अब कोई भी कंपनी मल्टीपल एयरपोर्ट्स के लिए बिड कर सकती थी एंड ऐसा हुआ भी। 2019 के टेंडर में अडानी ग्रुप ने सभी 6 एयरपोर्ट्स के लिए बिड करे एंड वो हर जगह टॉप बिडर बन जाता है। इस तरीके से ये सारे एयरपोर्ट्स अडानी के अंडर में आ जाते हैं। तीसरा चेंज जो किया गया वो था लीज पीरियड को लेकर। पहले एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट 30 साल तक का होता था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 50 साल तक कर दिया गया। अगर आपको अभी भी ये लगता है कि ये सारी चीजें बस एक कोइंसिडेंस थी तो आप गलत है, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुन करके आपको ये यकीन हो जाएगा कि गवर्नमेंट केवल अडानी का है एंड वो था फाइनेंशियल मॉडल का चेंज होना। पहले ये रूल था कि जो भी बिडिंग होगी वो रेवेन्यू शेयर मॉडल पर होगी, जिसमें प्राइवेट कंपनी को अपने रेवेन्यू का एक फिक्स्ड हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ता था। अब इसे पर पैसेंजर फीस मॉडल से बदल दिया गया, जिससे प्राइवेट कंपनी को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई एंड गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल इससे कम हो गया। एंड इस तरीके से अडानी के पास ये 6 एयरपोर्ट का एक्सेस आ जाता है एंड बाकी बचे 2 एयरपोर्ट्स की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इसकी शुरुआत होती है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। एंड जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में जीवीके ग्रुप का जिक्र किया था, तो उस टाइम में ये एयरपोर्ट्स इसी ग्रुप के अंडर में था। जीवीके ग्रुप के पास इस एयरपोर्ट का मेजर कंट्रोल था, लेकिन कुछ साल के बाद ही इस कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है एंड कंपनी पर भारी डेट हो जाता है एंड सेम टाइम पर कंपनी पर मल्टीपल एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन एंड रेड शुरू हो जाती है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स हर तरफ से उन पर प्रेशर डालने लगते हैं एंड फिर एंट्री होती है अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप जीवीके ग्रुप को एक ऑफर देता है कि वो उनके सारे डेट चुका देंगे अगर वो अपना मुंबई एयरपोर्ट का सारा शेयर उन्हें बेच देते हैं तो। एंड जीवीके ऐसा करता भी है एंड यहाँ से अडानी ग्रुप को सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट नहीं मिलता, बल्कि ये नवी मुंबई एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट भी उन्हीं के अंडर में आ जाता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जीवीके सब्सिडरी के अंडर में था। तो जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट अडानी के अंडर में आता है, ये नवी मुंबई का एयरपोर्ट भी उन्हें ही मिल जाता है एंड इसके साथ ही अडानी बन जाता है एयरपोर्ट किंग।